हेलो गाइस, वेलकम टू करियर फैक्ट्री। आज हम देखेंगे यूनियन बजट 2025 और 26। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे जिस पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, हेल्थ में क्या बजट रहने वाला है, एजुकेशन में एमजी नरेगा स्कीम्स के अंदर और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सरकार क्या देने वाली है। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ऑफ एनी कंट्री, तो अगर उस पर हम काम करेंगे तो हम फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं। बाकी एमजी नरेगा कोविड के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी हमारे जो गरीब लोग हैं या फिर जो किसान हैं, जो लोग फैक्ट्री में वर्कर्स का काम कर रहे थे उनकी, तो इसलिए वो स्कीम बहुत ज़रूरी है और आज भी काफ़ी लोगों को ये हेल्प देती है। बाकी स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अभी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी 2005 से शुरू हुआ है और 2050 तक ये चलने वाला है। मतलब हमारी देश की जो जवानी का समय है, जो आबादी सबसे ज़्यादा जवान है, वो इस समय पर है। अगर इस समय पर हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जिनकी तनख्वाह या जिनकी कमाई 12 लाख तक है और प्लस 70,000 और जोड़ लो, जो कि अलग जो एडिशनल सपोर्ट मिलती है, तो 12,70,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो पिछली बार 7 लाख तक था। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 12 लाख रुपए तक फ़ायदा तभी होगा जब 12 लाख आपकी इनकम होगी। अगर आपकी इनकम ही 4-5 लाख है तो आपको पहले ही फ़ायदा नहीं था, तो स्पेशल कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सरकार के पास बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, लेकिन ये डेटा नहीं है कि 12 लाख से ज़्यादा लोग कितने हैं या कितने परसेंटेज लोग हैं। वो अलग बात है, कुंभ के अंदर इनके पास डेटा है कि 40 करोड़ लोग आ गए। वो अलग बात है, इनके पास डेटा है कि हमारी जो स्कीम है उससे इतने करोड़ लोगों बेनिफिशियरी जो हैं उनको फ़ायदा मिल गया। लेकिन ये डेटा नहीं है कि देश के अंदर 12 लाख से ज़्यादा लोग कितने हैं, और अगर वो हैं तो फिर 80 करोड़ लोग अनाज क्यों ले रहे हैं फ्री का। तो फिर ये जो मिडिल क्लास का ढंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम कर दिया, एक्चुअल में मिडिल क्लास हैं कितने इस हिसाब से। एंड हमारा जो कोर एरिया है वो एजुकेशन और हेल्थ का है। बाकी डिफेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दुनिया भर में जिस तरीके से वार चल रही हैं, तो डिफेंस में हमें ज़्यादा बजट बजट लगाना चाहिए था। और हमारे ऑलरेडी पुराने जो व्हीकल्स हैं और अलग अलग समय पर हमने स्पीचेस देखी हैं जो डिफेंस सेक्रेटरीज वगैरह बोलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें डिफेंस पे ज़्यादा बजट खर्च करना था, बट नहीं किया। एंड ये वो कंसर्न का फील्ड है। तो तेरे जादू पे मैं कुर्बान वज़ीर आज़म, तो कभी टाट को मखमल नहीं होने देता। क्योंकि आप किस तरीके से बजट, इससे पहले जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, इकोनॉमिक सर्वे दरअसल 1 साल का पुराना जो बजट आया था 2024 में, उसमें हमने जो बजट पेश किया इन लोगों ने, वो उसमें क्या-क्या करा वो सब बताते हैं, और बजट जो है वो अगले साल का होता है। जैसे कि हम घर के अंदर करते हैं कि महीने की पहली तारीख को पूरे महीने का बजट बना लेते हैं, तो ऐसे ही साल का जो हमारी साल शुरू होती है अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके अगले मार्च तक का पूरा बजट अब ये पेश हो गया। अब आप बोलोगे फरवरी में क्यों होता है पेश, अप्रैल का है, तो पहले फरवरी के लास्ट में होता था, 1-2 महीना टाइम दे दिया जाता था, अब फरवरी के शुरू में हो रहा है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं और फैक्ट हैं। अब फैक्ट मैं इतना ज़्यादा बताता नहीं हूँ अपनी वीडियोज़ में, फैक्ट वगैरह आप गूगल करके देख सकते हो। हम थीम पे बात करते हैं, ठीक है? तो सरकार ने क्या करा, जो हम इनको बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से चालाकियाँ कर रहे हो, जब इन्हें लगा कि अगर हम खाली यूनियन ने जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खर्च किया, अगर हम वो दिखाएंगे इस कर्व में, तो इनकी लाइनें थोड़ी नीचे जाएंगी। तो इन्होंने स्टेट का बजट भी उसमें जोड़ लिया। हालांकि स्टेट जो जीएसटी दे रहा है वो उसका ही तो हक था, जो आपने जीएसटी के थ्रू सारा अपने पास ले लिया, अब आप वापसी जब उसका हक करते हो तो अपने बजट में दिखाते हो। सो ये चालाकियाँ ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी करती हैं और स्टेट भी अपने अपने हिसाब से बजट को एडजस्ट करने के लिए करती हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एमजी नरेगा एंड स्किल डेवलपमेंट, इस पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है। 2020 से लेकर 2026 तक क्या ट्रेंड हमें इसमें या पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। ये हमारी जो स्लाइड है थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है, इसमें थोड़े टेक्निकल टर्म हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, इसके बीच का फ़र्क क्या होता है, बजट एलोकेशन और परसेंटेज ऑफ जीडीपी और परसेंटेज ऑफ बजट, ये दोनों का गैप क्या होता है। दरअसल परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम समझो, तो हमारी जीडीपी है आज 3.9 ट्रिलियन, ठीक है? तो 3.9 ट्रिलियन का कितना पैसा दिया है वो यहाँ पर दिख रहा है। 0.3% दिया है हेल्थ में, और 0.44% दिया है एजुकेशन में। और जो बजट है हमारा इस साल का 2025-26 का 56 लाख करोड़, उसमें से कितना पैसा दिया उसका परसेंटेज यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए ये नंबर बड़ा है, क्योंकि 3.9 ट्रिलियन ज़्यादा है तो उसका परसेंटेज कम लगेगा, और 50 लाख या 56 लाख कम है 3.9 ट्रिलियन के मुकाबले, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है। इसीलिए बस ये दोनों गैप हैं, इसको हम थोड़ा आगे बताएंगे, इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर पॉइंटर दे दिया, ठीक है? और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी देख लेते हैं। रियल का मतलब ये है कि मतलब नॉमिनल जीडीपी वो है, आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बनाया और आपको 110 रुपये में मार्केट में बिक रहा है, आपने 110 रुपये को उसको जोड़ के और 10 प्रोडक्ट की काउंटिंग करके बोल दिया भाई हमारी जीडीपी ये है। रियल में तो आपने 100 रुपये लगाए उसमें, और आपके जो पैसे गए वही केवल जोड़ो, आप उसकी जो है ना इन्फ्लेशन कह सकते हो, या फिर उसका आप जो मार्जिन है वो क्यों जोड़ रहे हो। मार्केट तो वोलेटाइल है, हो सकता है कल को बढ़े पैसे, कल को घटे पैसे। तो
इसलिए रियल जीडीपी क्या करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट में पैसे लगाए बस वो जोड़ते हैं, आपकी जो कमाई है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो नहीं जोड़ते। इसलिए ज़्यादातर या अक्सर केसों में नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगी और रियल जीडीपी कम होगी। और कम कितनी होगी, देखो नॉमिनल जीडीपी दिख रही है यहाँ 3.9 ट्रिलियन और रियल जीडीपी दिख रही है 2.1 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन का गैप दिख रहा है। सो सरकारें और कंपनीज भी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती हैं वो इस टाइप का खेल इसलिए करती हैं कि जिससे फिगर बड़े दिखें, इन्वेस्टर को थोड़ा रुझाने में आसानी हो। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट देखते हैं 2025 में कितना खर्च किया है, 56 लाख, 56.5 लाख मान लो मोटा मोटा करोड़। पहले 2020-21 में 30 लाख था, फिर 34, 39, 45 ऐसे बढ़ा है। तो अब आपको लगेगा यार ये तो बढ़ रहा है, मतलब सरकार हमारी फ़ायदे में चल रही है या सरकार जनता की सोच रही है। तो आप ये बजट वाला जो ये वाला पोर्शन है ना, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, ये घाना, युगांडा, चेकोस्लाविया कहीं का भी देखोगे ये बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हर देश में। जो चीज़ आपने पहले पिछली साल 100 रुपये की खरीदी थी वो आज 104, 103 की हो चुकी है। तो अगर सरकारें मान लो हमारे बजट के अंदर पिछली बार अगर हमारी मैडम ने 106 रुपये निर्मला सीतारमन में दिए, तो अगर इस बार उन्होंने, पिछली बार उन्होंने 100 रुपये दिए मिसाल के तौर पे और इस बार दिए हैं 106 रुपये। देखने में 100 रुपये से 106 ज़्यादा होते हैं, लेकिन पिछली बार जो सरकार ने पैसे दिए उससे जो एजुकेशन वालों ने कुछ खरीदा, स्कूल वालों ने मतलब एक स्कूल की कॉपी या कुछ सामान खरीदा, वो 100 रुपये में जितना मिला, इस साल वो 106 में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो देखने में तो आपको लगेगा 106 रुपये ज़्यादा है, लेकिन रियल में वो 106 रुपये पिछले साल से भी कम है, क्योंकि महंगाई को अगर आप एडजस्ट करोगे तो पैसे कम पड़ेंगे। अब 1964 के 1964 के समय हमने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का ये कहना था, कमीशन का, कोठारी कमीशन, कि हम अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करेंगे। जीडीपी मतलब 3.9 ट्रिलियन का। अब हाल क्या है, आज 64 की बात कर रहा हूँ, 70 ईयर पहले की। आज हाल है 0.43%, मतलब वायदा करा था 6% का, खर्च कर रहे हैं 0.43%। कितना बड़ा गैप है। तो टोटल बजट हमारा एजुकेशन में जो पिछली साल था वो 1,21,000 करोड़ था, इस बार 1,30,000 करोड़। तो देखा जाए केवल 9,000 करोड़ का गैप है, कोई बड़ा गैप नहीं है। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो बराबर बैठेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर बैठेगा। हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी सीनियर सिटीजन बढ़ रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस करना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कम हुआ था, उसके काम करने के लिए हेल्थ में बजट चाहिए था, लेकिन 91,000 करोड़ पिछली साल था, इस बार 95, मतलब 4,000 करोड़ बढ़े हैं। कोई खास गैप नहीं है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे बराबर में बैठ जाओगे। ठीक है। फिर आया हमारा आयुष्मान भारत, ये इंश्योरेंस स्कीम थी। अच्छी बात है, इंडिया में और इंडिया जैसी अलग साइड वाली कंट्री में इंश्योरेंस पे लोग कम ध्यान देते हैं। 6,400 करोड़ 2020-21 में दिया था, उसके बाद 2023 में लगभग 7,800 करोड़ रहा, 8,000 करोड़ रहा पिछली साल, और इस बार 8,500 करोड़। तो 500 करोड़ केवल बढ़ाकर दिए हैं, लेकिन ये एक बड़ी स्कीम थी, इसमें पैसे ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, और इसमें अगर नहीं भी बढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मेन बजट में बढ़ाने चाहिए थे हेल्थ में। ठीक है। बाकी एमजी नरेगा जो मेरा प्राइमरी फोकस रहा है, मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसमें बजट में मुझे पहले से ही क्लियर पता था कि ये पैसा इसमें काटने वाले हैं। इसीलिए आप देखो 55,000 करोड़ पिछली बार था, 50,000 करोड़ छोड़ा, इस बार 5,000 करोड़ रुपए उड़ा दिया। उससे पहले 60 था। तो अब देखो किस तरीके से पैसा गिर रहा है। 23 में 60 था, 24 में 55 बचा, 25 में 50। लगातार एमजी नरेगा में पैसा गिरा है। अब क्यों गिरा है और क्यों इसमें बढ़ना चाहिए था वो मैंने बता दिया। कोविड के समय जिस तरीके से गरीब लोगों को खाना पहुंचाने का काम इस स्कीम ने किया था। देन हमारा स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन तो हम हो चुके हैं, लेकिन स्किल के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंजीनियरों को इंजीनियर नहीं आ रही, डॉक्टरों को डॉक्टर नहीं आ रही है, प्रोफेसर्स को प्रोफेसर नहीं आ रही है। क्यों? जो डिग्री है उसके हिसाब से स्किल नहीं है। और ये लगातार रिपोर्ट्स छपती रही हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इसको कवर किया है। तो हाल क्या था, स्किल डेवलपमेंट में हमने पिछले साल 3,200 करोड़ खर्च करे, इस बार 3,500, मतलब केवल 300 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए हैं। जबकि हाल हमारे यहाँ बेरोजगारी की लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि एडजस्टेड करके दिया है। सो दिस आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने ये पांचों पॉइंट, की पॉइंट जो हमने बनाए वो देख लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि समरी देखोगे तो यही है कि भाई बजट जो देखा जाए नॉमिनल जो टर्म है उसमें बढ़ा है, लेकिन रियल में नहीं बढ़ेगा। आप इन्फ्लेशन लगाओगे तो बराबर बैठोगे। दूसरा, एजुकेशन में जो 6% का जीडीपी का वायदा 1964 से हम करते आ रहे हैं, उसमें कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि आज 70 साल के बाद भी हम 0.4%, मतलब आज हम 1% तक नहीं पहुंचे 6% के। कितना पीछे, मतलब 20% भी हमने कवर नहीं किया। हेल्थ सेक्टर में बजट बढ़ाया जरूर है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो बराबर बैठोगे। एमजी नरेगा में तो डायरेक्टली गिराया है बजट, तो इसमें भी कुछ खास नहीं कर सकते। स्किल डेवलपमेंट में स्टेटिक कह सकते हो, जो बढ़ाया है, महंगाई से एडजस्ट करोगे तो बराबर में बैठोगे। तो कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान किधर दिया है वो हम आपको बताएंगे अलग वीडियो में, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में काम करना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ जाकर देख लो। मेरा मेन जो पर्पस था वो सिर्फ हेल्थ एजुकेशन और एमजी नरेगा, या जो फंडामेंटल वाली चीज़ें हैं जो किसी भी देश को
उसके लिए फंडामेंटल फाउंडेशन तैयार करने का काम करती हैं। हमने उस पर काम करने की कोशिश करी है। बाकी आपको कैसा लगा मुझे बता देना, एंड नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई विल कवर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।